था सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की। बताते चले देश के अंदर आप देखिए बजट पेश किया जाएगा। 8वां ये बजट है जो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, लेकिन काफी तरीके से उम्मीदें लोगों की टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर लगातार काम किया जाएगा, बजट किस तरह से रहेगा। 1 फरवरी को 8वां बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 80C की निवेश सीमा क्या बढ़ेगी या नहीं, इस पर नजर रहेगी। नई टैक्स जो व्यवस्था है वो किस तरह से तय की जाएगी, ये कैसे यहाँ पर HRA जो है वो तय किया करेगा, और सीनियर सिटीजन की जो उम्मीदें हैं वो भी इस बजट पर लगी हुई हैं। टैक्स स्लैब में कितना बदलाव हो सकता है, इस पर नजर है। होम लोन पर कितना ऐलान और राहत यहाँ पर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ रक्षा सेक्टर की बात करें तो कई तरह की उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल 8वां यहाँ पर ये बजट जो है वो निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और ये भी बताते चले कि 1 फरवरी को ये आम बजट पेश होगा। बजट 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 8वां और भारत का 69वां यहाँ पर ये आप देखिए बजट जो है पेश करने की बात हो रही है। 79वां बजट, अगर आप सही करके इसको बताया तो देखिए 79वां जो बजट है वो यहाँ पर निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया जाएगा, जिसमें मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। कर राहत यहाँ पर मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। 2019 में निर्मला सीतारमण ने परंपरागत तरीके से आप देखिए ब्रीफकेस में किस तरह से लाल कपड़े में लिपटे हुए यहाँ पर बही खाते से बदल दिया था, जो औपनिवेशिक तौर पर भी आप देखिए किस तरह का रहा था। लेकिन फिलहाल अब देखना ये बहुत अहम रहेगा कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होता है वो किस तरह का रहने वाला है। उम्मीदें ये जताई जा रही है कि टैक्स पेयर से लेकर महिलाओं तक बजट में खास बड़े ऐलान हो सकते हैं, जिसमें वित्त मंत्री के रूप में आप देखिए सीतारमण का ये 8वां बजट है। पहला इनकम टैक्स में यहाँ पर राहत संभव होगी या नहीं, इस पर नजर है, क्योंकि अगर इनकम टैक्स की बात करें तो आप देखिए यहाँ 2025 से सबसे बड़ी उम्मीद है टैक्स पेयर्स को कि रिपोर्ट्स जिस तरह से कह रही हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में न्यू टैक्स रेजिम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर सकती हैं, और इसके अलावा 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की जो एनुअल इनकम है उसके लिए एक नया 25% टैक्स स्लैब पेश करने की योजना है। खासतौर पर ऐसी अटकलें भी है कि 30% टैक्स रेट यहाँ पर 20 लाख से भी ज्यादा इनकम लेवल पर लागू किया जा सकता है। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा करने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है उसमें इजाफा किया जा सकता है। चौथा, बुजुर्गों में यहाँ आप देखिए किस तरह से राहत मिल सकती है। बुजुर्गों को इस बजट के अंदर राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर काम किया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो लिमिट है उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक किया जा सकता है। उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो लिमिट है उसे बढ़ाकर 50,000 रुपए यहाँ पर करने की बात हो रही थी, लेकिन फिलहाल लगातार अब यहाँ आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि 1 लाख हो सकता है। उम्मीदें जताई जा रही हैं। अगर आगे हम बढ़ जाते हैं तो महिलाओं को लेकर बात करें तो महिलाओं से जुड़ी हुई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के बजट के आवंटन किए जाने की अटकलें हैं, और महिलाओं को ये काफी तरीके से उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए महिलाओं के लिए संचालित महिला सम्मान यानी कि सेविंग जो सर्टिफिकेट जैसी स्कीम की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें ये स्कीम 31 मार्च 2025 को खत्म होने जा रही है। लेकिन इन 5 प्रमुख ऐलानों के साथ ही बजट 2025 में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि में क्या यहाँ पर बढ़ोतरी होगी या नहीं, उसके साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में भी बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के लिए रियायतों सहित कई टैक्स लाभ देने की घोषणा हो सकती है। तो ये तमाम वो बातें थोड़ी थोड़ी आपके सामने रखी गई, लेकिन इसी पर चर्चा भी करेंगे कि किस तरह का ये बजट रहने वाला है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, जहां पर आप देखिए मेरे साथ इस वक्त हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। इकोनॉमिक्स हैं, उनके साथ ही हमारे साथ विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन किस तरह का इस बार का जो बजट है वो रहने वाला है। प्रोफेसर हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, जिस तरह से प्रकाश अंतहाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, अरुण जोशी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और एक और अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि डॉक्टर क्यूम चौहान हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए।
सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर प्रकाश जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से बजट को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि किसानों को लेकर राहत हो सकती है, महिलाओं को, युवाओं को, गरीबों को मद्देनजर रखते हुए इस बार का बजट जो है वो आ सकता है, टैक्स में भी काफी तरीके से रियायत मिल सकती है, लेकिन किस तरह इस आने वाले बजट को आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो एक इनकम टैक्स की जो आपकी बात आप अपनी उसमें सुर्खी में बता रहे थे, ये तो काफी देर से एक्सपेक्टेड था। लास्ट बजट में भी हमारे जो मिडिल इनकम ग्रुप्स के लोग हैं उनको ये निराशा हुई थी कि उनको कोई रिलीफ इसमें नहीं मिली। तो जिस तरह की हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की सिचुएशन है और हमारा जो ग्रोथ टारगेट है इस साल का 25 का, उसको अगर अचीव करना है तो लोगों की जेब में पैसे हमें डालने पड़ेंगे। जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है, और ये तभी होगा जब कुछ टैक्स कंसेशंस हमारी मिडिल क्लास को दी जाए। दूसरा जो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारा जो सोशल सेक्टर है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस और बढ़ेगा, उसकी एलोकेशन बढ़ेगी, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें उनसे जो पलायन जो शहरों की तरफ हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म में बड़ा घातक रहेगा हमारे शहरों के लिए। ये जो होड़ लगी हुई है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, तो इस चीज को चेक करने के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना पड़ेगा। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो मनरेगा है, चाहे रूरल सैनिटेशन के प्रोग्राम्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके कई तरह के सवाल उठते हैं। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं होती है, उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। अरुण जी, पिछली बार आपने देखा जब बजट पेश किया गया उसके बाद सियासत तेज हो गई। ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया गया है, और कई तरह के आरोप यहाँ पर सियासतदानों की तरफ से भी लगाए गए। इस बार भी चुनाव है, दिल्ली के अंदर मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव है। जी देखिए, बजट को जब भी कोई भी रूलिंग पार्टी बजट पेश करती है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपोजिशन उसकी तनकीद जरूर करती है। और ये भी हकीकत है कि पिछली बार बिहार और आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ और उन्हें कुछ रियायतें ज़्यादा मिली, लेकिन उसके पीछे सिर्फ राजनीतिक वजह नहीं थी, उसके पीछे आर्थिक वजह भी थी। दोनों ही राज्य अपने अपने बहुत लंबे दौर से गुजर रहे थे, और बिहार स्पेशल पैकेज की डिमांड आज से नहीं या पिछले साल से नहीं कर रहा था, बहुत पहले से कर रहा था। वैसे ही आंध्र एक दूसरी सरकार में आया था और दूसरी सरकार को भी अपने कुछ वादे थे जो पूरे करने थे, उनकी कैपिटल बननी थी, तो इसलिए आंध्र को दिया गया। इसको परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, इसमें एक पर्सपेक्टिव को देखने की जरूरत है। हाँ, राजनीति तो हर चीज पे होगी, इस बार भी होगी। अगर आप रियायत देते हैं तो भी होगी, अगर रियायत नहीं देते तो भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट सिर्फ ये नहीं होता कि रियायतें मिलेंगी, किसको कौन सा पैकेज मिलेगा, किसको कौन सा पैकेज नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी को सॉलिड होना पड़ेगा। जब इकोनॉमी सॉलिड होगी तो बजट सॉलिड होगा, बजट सॉलिड होगा, हमारी जो रियायतें हैं वो भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू कलेक्शन पे भी जोर होना चाहिए कि कहाँ से कितना पैसा आएगा बिना एक्स्ट्रा बोझ डाले हुए मिडिल क्लास पे। मिडिल क्लास इस वक्त बहुत कशमकश में है, और वाकई में जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि पैसा बहुत कम है, उनके पास पैसा होना चाहिए तो खर्च करेंगे, तभी तो इकोनॉमी चल पाएगी, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, तो आपका कैश का फ्लो होगा या यूपीआई का फ्लो होगा, तभी आपकी इकोनॉमी स्थिर होगी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, मतलब कि सियासत होना लाजमी है, लेकिन इस बार भी चुनाव है। पिछली बार भी आपने देखा था किस तरह से आंध्र प्रदेश और बिहार, लेकिन इस बार बिहार के अंदर एक बड़ा मुद्दा है कि पलायन को किस तरह से रोकना है। डॉक्टर क्यूम, अगर हम 2025 और 26 की बड़ी बातें लेकर चलते हैं, जिसमें राजकोषीय घाटा को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो वित्त वर्ष में यहाँ जीडीपी का 4.9% अनुमानित था, लेकिन 25 और 26 के लिए आंकड़े पर जिस तरह से बात हुई, बाजार पर नजर रहेगी। और किस तरह का लगता है कि राजकोषीय घाटा
मद्देनजर रखते हुए इस बार का जो बजट है वो भी पूरी तरह से प्लान रहेगा और एक बैलेंस बजट जो है वो सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह 80C को लेकर भी बात हो रही है कि बदलाव इसमें हो सकता है। डॉक्टर क्यूब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी जवाब दीजिए। प्लीज एक बार आप रिपीट करेंगे इस बात को? राजकोषीय घाटे को लेकर बात कर रही थी कि बैलेंस बजट किस तरह से इस बार होगा, क्योंकि राजकोषीय घाटा जो 24 और 25 के लिए था, जिसमें जीडीपी की बात हो रही थी 4.9% अनुमानित था, लेकिन इस बार 25 और 26 के लिए आंकड़े जो रखे जा रहे हैं, बाजार पर नजर रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार का जो बजट है वो एनडीए थर्ड टर्म का फुल बजट है ये, और ये बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आ रहा है, और बहुत सारे हर एक सेक्टर्स की एक्सपेक्टेशन। जो फिस्कल डेफिसिट का जो गैप अप होना, जो वाइड होना, इंक्रीज होना, ये एक हमारे लिए थोड़ा सा अभी इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि इस बजट पे उसको फिक्स किया जा सकता है। जैसा आपने कहा कि जो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रेडिक्शंस हैं वो आरबीआई ने अभी रिवाइज किए हैं फ्रॉम 7.2% टू 6.6%। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी इस बजट के अंदर गवर्नमेंट का जो मेन फोकस रहने वाला है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे होगा और सस्टेनेबिलिटी पे होगा एक बार, और दूसरी जो गवर्नमेंट का फोकस है, जहां तक सर ने अभी बात की और मैंने देखा कि सोशल सेक्टर को जिसको हम कहते हैं कि जो इनइक्वालिटी है और वो जीडीपी किस तरह से फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो उसके रेजिडेंट्स के बीच, वो एक बड़ा गवर्नमेंट के आगे एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस बार का जो अभी हम देख पा रहे हैं कि जो रिसेंटली जितना गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है सोशल सेक्टर पे, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो मेडिकल हो, उस पे या तो स्पेंडिंग कम हुई है या स्टेगनेंट है, और स्पेशली रूरल डेवलपमेंट। लेकिन उसके लिए जिस तरह तो से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल को बढ़ावा इकोनॉमी देने की है बात हो रही उसको थी, अपलिफ्ट करने इम्प्लीमेंटेशन की को जरूरत लेकर है। बात हो रही थी कि एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जलवा प्रोफेसर प्रकाश अंताल जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से इस बार का बजट है, आपको नहीं लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को मद्देनजर रखते हुए अहम होने वाला है, क्योंकि युवाओं की नजर भी बजट पर है और एक बड़ा मुद्दा विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी गिनाया गया। आवाज नहीं आ रही है प्रकाश अंताल जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, मैंने कहा ये सोशल सेक्टर जो है इसकी, और जिसमें एजुकेशन हेल्थ केयर आता है, ये हमेशा ही एक इम्पोर्टेंट इशू रहता है हर बजट में, और इस बार भी यही एक्सपेक्टेड है कि इस पे फोकस रहेगा। खास करके मैंने रूरल सेक्टर की बात की है। अगर आप जाएंगे, अगर आप कहीं रूरल एरिया से अगर आपका एक्सपीरियंस रहा हो, तो अभी भी रूरल एरियाज के जो स्कूल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वो अंडर स्टाफ्ड हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और आप देखेंगे कि छोटी छोटी एलिमेंट्स के लिए जो आपका अर्बन सेंटर्स के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां रेफर किए जाते हैं पेशेंट्स। सो रूरल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सेक्टर, ये तो हर बजट की इम्पोर्टेंस है, और इसमें भी इसका एक अहम इसके लिए मतलब रहेगा। एक्सपेक्टेड यही है कि इसके लिए एलोकेशन बढ़ेगी। लेकिन अंधाल जी, जिस तरह से अगर हम भारत की ही बात करते हैं तो अभी भी 70% ऐसे लोग हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं, और बार बार एक बड़ा दावा रखा गया कि गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाया गया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने कहा कि अगर गरीबी रेखा से ऊपर आए तो फिर फ्री का राशन क्यों दिया जा रहा है, इसे भी ध्यान में रखा जाएगा। ये एक पॉपुलिस्ट हो सकता है, गरीबी इतनी तो नहीं है। ये पॉपुलिस्ट एक मेजर हो सकता है। गरीबी इतनी, अगर हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, ये अपने आप में एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है।
इतने हालात बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये एक चीज शुरू जो की गई है उसको विड्रॉ तो आसानी से नहीं करते हैं। चाहे आपके कुछ जो सब्सिडीज हों, जब फ्री बिजली राशन की बात है, वो भी अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है। ठीक। और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो लोगों को सॉरी लोगों को अगर फ्री राशन मिल रहा है तो वो वेजेस पे भी काम नहीं करते हैं। और आपके जो लेबर शॉर्टेज है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, वो भी देखने को आई है। क्योंकि राशन फ्री का मिल रहा है, थोड़ा बहुत कुछ और पैसा अपने पास अगर उनके पास है तो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि लेबर फोर्स जो है, पार्टिसिपेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो कम हुई है, शॉर्टेज है लेबर फोर्स की। डॉक्टर क्यूम, 80 की निवेश की सीमा को बढ़ाने की मैं बात कर रही थी कि अटकलें लगाई जा सकती हैं, जा रही हैं कि बढ़ाया जा सकता है इस सीमा को। जी बिल्कुल। मैं वहां से शुरू करूंगा कि इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो यूएसए और चाइना का जो वार चल रहा है, जैसे ट्रेड वार कह सकते हैं हम। तो उसका हमारा इंडिया जो है, हम हिंदुस्तान वाले जो हैं, इसकी बहुत अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे जो एफडीआई है उसका बेस्ट डेस्टिनेशन यहाँ बन सकती है। बिकॉज अभी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो दे आर लुकिंग फॉर सम गुड ऑप्शंस। तो उन ऑप्शन को लेकर हम हमारे आगे जो एफडीआई पॉलिसीज की हमारी जो अभी चल रही हैं, काफी अच्छी सॉफ्ट पॉलिसीज हैं जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट जो है हम अचीव कर पाए हैं। तो हम एक और अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं जो यूएस चाइना का जो ट्रेड वार चल रहा है। तो जो है इससे काफी इकोनॉमी को जो है वो बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी को अभी फिलहाल जो हर एक सेक्टर के अंदर, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी एफडीआई की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं, टेक्नोलॉजी को लेकर बात तो हो रही है क्यूम जी, जिस तरह से एआई इनोवेशन को लेकर पॉलिसी फ्रेमवर्क पर फोकस हुआ है, उसके बाद बाहरी लोगों से जिस तरह से पीएम ने भी मुलाकात की, आईटी इंडस्ट्रीज के जो लोग थे उनसे मुलाकात हुई, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनसे भी बातचीत हुई, और इस बीच में डिफेंस की अगर हम बात करते हैं, डिफेंस बजट को भी अगर ध्यान में रखकर बात करते हैं तो। लेकिन इसका जवाब लूंगी आपसे, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जीडीपी और जीएसटी को लेकर, इकोनॉमिक को लेकर भी आप बात कर रहे थे। जी मैं ये बात कर रहा था कि हमारा जो इस वक्त जो R&D के जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसी का ये अभी मैं कहीं डेटा एक देख रहा था कि जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो हमारा जो स्पेंडिंग है वो बहुत ही कम है, 0.7% कह सकते हैं आप, और ग्लोबल एवरेज है 2.5%। तो अभी एआई की आपने भी बात की, एआई का अभी एरा है और एआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है हर एक सेक्टर के अंदर। तो अगर एआई को हमें ज्यादा सिस्टमेटिकली यूज करना है या इसको हेल्थ सेक्टर के अंदर एक ज्यादा अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है, मतलब पब्लिक की हेल्थ सर्विसेज को लेकर, तो एआई को यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और उसमें बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने ये इंटरेस्ट शो किया है कि वो इंडिया को एक अपनी बेस्ट डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट इस बजट में भी एफडीआई को लेकर ज्यादा एक प्रोएक्टिवली जो है वो कुछ अच्छी पॉलिसीज ला सकती है। और लेकिन डॉक्टर क्यूम, पॉलिसीज के साथ साथ हम उधारी को नहीं भूल सकते हैं, जो कर्जे की स्थिति है उसे नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उसे लेकर ही बजट जो है वो बनाया जाएगा, साथ साथ में रखा जाएगा। जो इस वक्त मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो हमारी कर्जे की स्थिति है 2024 की अगर बात करें तो भारत का कुल सरकारी ऋण जीडीपी अनुपात 85% था, जिसमें केंद्र सरकार का जो ऋण है वो 57% है। और इस बार कैसे यहाँ पर इसे पूरा किया जाएगा, बैलेंस कैसे होगा, किस तरह से इसे दोबारा से सही करने की कोशिश होगी, एक बात। दूसरा, सरकारी जो उधारी है जिसमें सकल उधार जो लक्ष्य वित्त वर्ष है 2024-25 14.01 लाख करोड़ रुपए था,
और फिर राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए ये लिया जाता है। लेकिन 25 और 26 में आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि आखिर किस तरह से इस बार बजट जो है वो सामने रखा जाएगा। डॉक्टर क्यू, अगर आप कर्जे की बात करें तो यूएस इकॉनमी इस वक्त सबसे ज्यादा डेट पे चल रही है, अगर आप कर्जे की बात करें। हाँ, इंडिया के जो डेट जीडीपी रेशियो है वो इंडिया का कंपेरेटिवली बहुत कम है, अगर आप इसको अक्रॉस द ग्लोब फिगर्स को कंपेयर करें। और इंडिया का जो डेट जीडीपी रेशियो है वो कम होने के साथ साथ भी इंडिया का जो फॉरेन डेट है वो काफी मतलब कैपेक्स पे यूज हुआ है, ना कि रेवेन्यू बजट पे ज्यादा यूज हो रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट का जो इंक्रीज होना है वो एक आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में हो सकता है, जैसे अभी आपने ही बात की और अब हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी बात कर रहे हैं कि सर ने भी अभी कहा, प्रकाश साहब ने अभी कहा कि हम जिस तरह से जो फूड एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की हुई है उससे विड्रा करना बहुत टफ है। ठीक है। तो इस तरह अरुण जोशी जी, इससे फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा। इस बार का बजट जो 1 फरवरी को आएगा वो बहुत अहम होने वाला है और उसके बाद प्रतिक्रियाओं पर नजर रहेगी कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से कैसे इस बजट को लिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन जो है, स्पेशली जब से ट्रंप वापस आए हैं उससे काफी वर्ल्ड ऑर्डर में काफी घबराहट है। यूरोप में है, चाइना में है और इंडिया में भी है। ये कहना कि चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर में हमें फायदा होगा, अगर आप रीड आउट देखें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बात करी, जो 27 जनवरी को बात करी उन्होंने, उसमें उनके रीड आउट में साफ लिखा है कि वो अपना मतलब हिंदुस्तान अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे और यानी कि स्वदेशी पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन बहुत अहम रहेगा 1 फरवरी का दिन कि क्या कुछ रहता है खास। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी जुड़ने के लिए, अंधाल जी आपका भी धन्यवाद और डॉक्टर क्यूम आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बजट 1 फरवरी को आना है, हर किसी की निगाह टिकी हुई है कि आखिर टैक्स में किस तरह से रियायत होगी, महिलाओं के लिए क्या रहेगा, गरीबों के लिए क्या रहेगा, आज जो मिडिल क्लास है उनके लिए क्या रहेगा और साथ ही साथ किसान और युवाओं को मद्देनजर रखते हुए ये बजट कैसा होने वाला है। अब देखते रहिए कार्यक्रम।